आज पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता होते हैं। देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून अभियान लगातार जारी। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान में तेजी। नगर निगम ने लगाए सीसीटीवी कैमरे। इधर उधर कूड़ा फेंकने पर सख्त कार्रवाई। देहरादून में शराब माफियाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त। 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। अब आबकारी विभाग पर हो सकती है कार्रवाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट को निर्णय लेने के निर्देश दिए। एसएसपी ने कर्मचारी को किया सस्पेंड। ऋषिकेश में चीता ड्यूटी में तैनात नियुक्त कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप है। घटना को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की। देहरादून में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर कार्रवाई शुरू की। 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ जारी है। सीसीटीवी की मदद से सबूत को इकट्ठा किया जा रहा। कुमाऊं संभाग कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत। 2 सितंबर से 21 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 21 सितंबर से शुरू होगा सक्रिय सदस्य बनाए जाने का अभियान। खटीमा में विद्यालय के निकट खुला मुर्गी पालन फार्म। छात्र छात्राओं में बढ़ा बीमारियों का खतरा। फार्म मालिक को पत्र लिखकर कहीं नुकसान की बात। मुर्गियों के दुर्गंध से विश्वविद्यालय परिवार प्रभावित। हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में डकैती के बाद शोरूम में बढ़ी सुरक्षा। कई ज्वेलरी शोरूम में चेकिंग की गई। एसपी नैनीताल ने कहा, बड़े शोरूम सीसीटीवी की डीवीआर को ऑनलाइन सर्वर में रखें। विकासनगर में रैगिंग से परेशान छात्राओं ने छोड़ी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की छात्राओं पर लगाए आरोप और परिजनों ने की एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को एक नई दिशा में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात राजधानी देहरादून की करेंगे। राजधानी देहरादून में स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार कवायद जारी है और उसी के तहत नगर निगम प्रशासन की ओर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान को और भी अधिक गति दी जा रही है। इस बीच जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों पर निगरानी रखने के लिए नगर निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया है कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि दून में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, बन्नू स्कूल, रेस कोर्स और माता मंदिर रोड, शास्त्री नगर, कारगी चौक और इसके साथ नेशविला रोड और एमडीडीए कॉलोनी, सशस्त्र धारा रोड क्रॉसिंग और इसके बाद लालपुर कारगी रोड और उसके साथ राजीव नगर पुलिया के पास, तिब्बती मार्केट के पास आदि स्थानों पर कैमरे लगा दिए गए हैं।
ये वो तमाम जगह है जहां पर कैमरे लगा दिए गए हैं। स्वच्छ दून सुंदर दून को लेकर लगातार अभियान जारी है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान भी इस दौरान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। अभियान के बावजूद जगह जगह पर कूड़ा फेंका हुआ देखा जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाते हुए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे की कार्रवाई की है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने जब से बिग फ्री सिटी किया है 31 जनवरी 2024 से, उसके पश्चात ये देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है उन स्थानों पे जो है बार बार जो है अपना जो है अपशिष्ट जो है उन्हें निस्तारित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पहले लोगों को IC की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहाँ पे अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है CCTV जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पे जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अपशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफ़ी हम लोगों ने कंट्रोल किया है उन स्थानों पर, जैसे नेशविला रोड, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, हमारे डिस्पेंसरी रोड पे, साथ ही साथ माता मंदिर रोड, राखी नर्सरी, शास्त्री नगर, अपना नाला पानी चौक। तो इस तरीके से जो है कई जगहों पे हम लोगों ने अभी तक सफलता प्राप्त की है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात राज्य में शराब तस्करी की करेंगे। राज्य में शराब तस्करी और माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे सख्त दिखाई दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख को भांपते हुए पहले ही देहरादून पुलिस के द्वारा देहात SOG को भंग किया था और इसके साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन इन सब के बीच अब तक जिम्मेदार आबकारी विभाग पर कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जो बताता है कि आबकारी विभाग के मुलाजिमों के हौसले कितने बुलंद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब इस मामले पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही आबकारी विभाग में भी बड़ा चाबुक लग सकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि जब तक व्यवस्था जो है वो पटरी पर नहीं आ जाती है तब तक कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। साथ ही कहा कि अभी ये शुरुआत है, इसे आखिरी न माना जाए, आगे भी अभियान चलता रहेगा। आपको बता दें कि जबकि माफिया पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो पाई है, वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले की कार्रवाई और भी ज्यादा अमल में ला दी गई है। जहाँ जहाँ पर भी चूंकि विभिन्न माध्यमों से मुझे शिकायतें प्राप्त हुई थी, उन्हीं शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई हुई है और कोई कार्रवाई कल हो गई तो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये कार्रवाई तब तक होगी जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। उस पर भी चल रहा है, उस पर हमने निकाला है, आदेश निकाला है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई किए थे अपने थाने और डिस्ट्रिक्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात गणेश जोशी की करेंगे। भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विजिलेंस ने मुकदमे की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। आपको ये जानकारी दे दें कि भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के आरोप में घिरे हुए हैं और आने वाले 40 दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक यह निर्णय लेने को कहा गया है कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या फिर नहीं। यह मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्रिपरिषद को भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 महीने की अवधि में स्वीकृति का निर्णय लेना आवश्यक है। विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है और कहा है कि कैबिनेट के निर्णय से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है, जहां पर कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं
जिसमें विजिलेंस सरकार से जांच के लिए अनुमति मांगी है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। वहीं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि हमें अपना और पराया छोड़कर न्याय का साथ देना चाहिए। देखिए, कानून अपना काम करता है, तो राजनीतिक दल का व्यक्ति का अध्यक्ष नाते मेरा कोई विषय बनता नहीं। ठीक है, विधायक है जिन्होंने अनुमति दी है, कैबिनेट को डिसीजन लेना है, वो सारे विषय सरकार के आंतरिक मामले है, उससे मुझे कुछ नहीं करना। मतलब पार्टी के किसी व्यक्ति पे ऐसा आरोप लगेगा? आरोप कैसे क्या तुम आरोप? आज के तक कोई आरोप कोर्ट में मामला तो चला गया। ठीक है, आप समझे नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई विषय कहीं रखा जाता है, उसकी जांच होती है, जांच के बाद चीजें तय होती है। अब देखो, इस सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे, इसके बारे में कैबिनेट विचार करेगी क्या है, सच्चाई क्या है। तो ये सब चीज देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है। भगवान ने गीता में क्या कहा? तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़ करके और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। तमाम समाचारों में बड़ी बड़ी खबरें भ्रष्टाचार की छप रही हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस की जांच चल रही है। और कल विजिलेंस न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि गणेश जोशी जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें कैबिनेट फैसला ले कि इन आरोपों की जांच आगे बढ़े या ना बढ़े। अब जीरो टॉलरेंस की सरकार से मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कैबिनेट इस पर अपना फैसला लेगी और भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के आदेश देगी, निर्णय लेगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जीरो टॉलरेंस धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उद्यान विभाग में जिस तरीके से घोटाले को सरकार पहले नकार रही थी, हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच वहां भी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरानगर ऋषिकेश में हुई घटना की जांच के दौरान प्रारंभिक सूचना पर मौके पर पहुंचे चिता पुलिसकर्मियों द्वारा घटना को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई न करते हुए कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना परिलक्षित हुआ है, जिस पर एसएसपी देहरादून ने चीता ड्यूटी में नियुक्त कांस्टेबल अमित राणा और विश्वास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते 18 तारीख को आईएसबीटी देहरादून में घटित नाबालिग से गैंगरेप की घटना में पुलिस किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और उस पूरे मामले पर चार्जशीट दाखिल कर आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। मामले में पुलिस विभाग ने पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार की थी, जिससे अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस विभाग ने समस्त सबूतों को सीसीटीवी के माध्यम से इकट्ठा कर लिया है, जिससे इस मामले में संलिप्त किसी भी आरोपी को कोई लेना देना नहीं है और किसी भी आरोपी को कोई रियायत नहीं मिल सके। आपको बता दें कि आईएसबीटी देहरादून में हुई इस घटना से पहले भी पीड़िता के साथ उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार दुष्कर्म हुआ था। हालांकि उस वक्त यह मामला सामने नहीं आया, लेकिन देहरादून में घटना के बाद इस मामले का खुलासा हुआ, जिसके तुरंत बाद ही देहरादून पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी 0 FIR कर उत्तर प्रदेश पुलिस से भी इस मामले की तफ्तीश करने की अपील की गई और अब तक देहरादून पुलिस ने इस पूरे मामले में साक्ष्य के साथ 36 लोगों को गवाह के रूप में भी चिन्हित कर लिया है, जो कि न्यायालय में इस केस को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि इस मामले को मजबूती के साथ पेश करने के लिए हर तरफ से सबूतों को इकट्ठा किया गया है। दोषियों को इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिले और आगे इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
देखिए, जो ये दुखद घटना एक आईएसबीटी पर गैंगरेप में हुई थी, उसमें जो है हमारी तरफ से पूरी चार्जशीट एसआईटी टीम द्वारा इसमें तैयार कर ली गई। इसमें 35 गवाह रखे गए हैं। इसमें जितने भी साक्ष्य थे, चाहे भौतिक साक्ष्य हो, इसमें सीसीटीवी की वो हो, चाहे हमारे माननीय न्यायालय में जो बयान हो, कुछ सनदी साक्ष्यों के बयान कराए गए और अभियुक्तगणों की पहचान भी जो नियमानुसार हमारे द्वारा जेल में कराई गई है। तो देखा जाए, जितने भी साक्ष्य एक अच्छे केस के लिए होते हैं, सजा दिलाने के लिए होते हैं, सभी चीज़ों को लिपिबद्ध करके हमने एक चार्जशीट तैयार कर ली है, जो कोर्ट में फास्ट ट्रैक में भेजा जा रहा है। और इसमें पूरी उम्मीद है कि जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर अभियुक्तगणों को जल्दी और कठोर से कठोर सजा मिलेगी। जागरूक करना, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस, एनजीओ और अन्य लोगों से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी के भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से सांसद अजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि 2 सितंबर से 21 सितंबर तक पहले चरण में पूरे देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक 3 साल में बीजेपी की सदस्यता शून्य हो जाती है और सदस्यता का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसी क्रम में पहले चरण की सदस्यता का अभियान शुरू हो चुका है। इस बार पार्टी के कार्यकर्ता पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना से भी अधिक सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा 21 सितंबर से पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाए जाने का अभियान शुरू होगा। इस बार सक्रिय सदस्य के लिए 100 रुपए का शुल्क रखा गया है। वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था और लाल कुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा पर लगे आरोप पर सांसद ने कहा है कि वर्तमान में उनकी सदस्यता लॉक कर दी गई है। अभी सदस्यता शून्य है, लिहाजा वो बीजेपी के सदस्य नहीं है। इसके अलावा भी यदि कोई अपराधी मामले में लिप्त रहता है तो उसके लिए स्वतंत्र रूप से कानून अपना काम करता है। इसके लिए तमाम चीजें मंडल पर इतने सक्रिय सदस्य, कोई भी भाजपा का नेता या फिर सदस्य इस समय भाजपा का सदस्य नहीं है, शून्य सदस्यता है। इसलिए जो सदस्य नहीं है उस पर हमारा विचार करने का कोई औचित्य नहीं होता है। और फिर जो कोई भी काम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है या सदस्यता ले ली उसने आज मोबाइल पर, इंक्वायरी में वो हैबिचुअल ऑफेंडर पाया गया, क्रिमिनल पाया गया यानी अपराधी पाया गया, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। इसलिए जिसका भी नाम कहीं पर भी अपराधों में आया है, पहली बात तो ये है कि वह सदस्य नहीं है, क्योंकि सदस्यता इस समय सबकी शून्य है। अगर कोई इसी तरह से अपने मोबाइल से ले लेता है तो उसकी सदस्यता उसका नाम आने पर ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। जनता पार्टी ने कहा है कि हमको आदेश हुआ है कि सभी बूथों में, हर बूथ में 200 से अधिक। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा के पास पोल्ट्री फार्म खुल जाने के कारण वहां पर पढ़ रहे छात्र छात्राओं में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि स्कूल बाउंड्री के पास पोल्ट्री फार्म होने के कारण दक्षिणी हवा चलते ही स्कूल परिसर में पोल्ट्री फार्म की दुर्गंध आने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती है। साथ ही स्कूल में जो भोजन माताएं हैं उनको भी खाना बनाने में परेशानियां होती हैं। आपको बता दें कि शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों को खाना खाते समय दुर्गंध का सामना भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि हवा चलने पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है और मुर्गी के मर जाने पर कुत्ते उसे लेकर विद्यालय परिसर में आ जाते हैं, जिससे पूरा विद्यालय परिवार प्रभावित होता है। वही प्रधानाचार्य राम नारायण वर्मा ने कहा है कि पोल्ट्री फार्म की दुर्गंध से पूरा स्टाफ और बच्चे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने फार्म मालिक को पत्र देते हुए बोला है कि भविष्य में इस दुर्गंध से विद्यालय के छात्रों की सेहत को नुकसान पहुंचता है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व उनका होगा, यानी कि पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं उनका होगा। वहीं दूसरी तरफ पोल्ट्री फार्म के स्वामी भैरव पांडे ने बताया है कि फार्म पर 10 लाख का लोन है। यदि फार्म बंद होता है तो उसका लोन उन्हें लोन चुकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो लोन किस तरीके से चुकाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि या तो मुझे फार्म चलाने दिया जाए या फिर उसे कोई और काम दे दिया जाए जिससे उसे अपनी लोन चुकाने में मदद मिल सके। हमारे स्कूल के बगल में पोल्ट्री फार्म 2 खोले गए हैं
और इसकी बदबू से हमारे बच्चे, चाहे हमारा स्टाफ, मतलब पूरा विद्यालय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और क्या कारण है पता नहीं, इससे पहले तो मतलब कभी कभार आती थी, लेकिन माह अगस्त से और अभी तक रोज़ ही इतनी बदबू आती है कि बच्चे जो हैं खाना खाने में वो खाना फेंक भी दे रहे हैं, और खाना जहाँ बनता है भोजन माताएं खुद परेशान हैं, और बच्चे वहाँ से ला करके दूसरी साइड में जहाँ कम, ये कोशिश सोचते हैं कि यहाँ कम बदबू है, लेकिन बदबू पूरे परिसर में है। तो इससे हम और हमारा पूरा विद्यालय परिवार बहुत प्रभावित है। तो इतनी बदबू है कि भोजन माता जो हैं, यहाँ तक कि भोजन माता अब मुंह बंद करके करें, लेकिन हवा तो वहीं की लेना है, उसके बाद ही बदबू आती है। मास्क लगाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो एक संतोष के लिए लगा कि हम मास्क लगा खाना बना रहे हैं। देखो, मैंने 1 साल पहले बनाया फार्म, आप ये बता दीजिए, या तो मेरा फार्म बंद करना है तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ उस फार्म के लिए, ठीक है नहीं। अब जो मैंने पैसा लोन ले रखा, उस लोन का कौन चुकाएगा सर? और जब कोई भी अधिकारी स्वयं समर्पण भाव से अपने कार्य को संपादित करता हो और अपने अधीनस्थ कर्मियों का सम्मान करते हुए उसका मार्गदर्शन करता हो, या फिर ऐसे अधिकारी को सेवानिवृत्त के बाद भी कर्मचारी बड़ा आदर व सम्मान देता है। इसी तरह का उदाहरण उस वक्त सामने आया जब शिक्षा विभाग में 35 वर्षों से अधिक समय तक खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे ओम प्रकाश वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति पर शिक्षकों ने उनके सम्मान में श्री गुरु राय राम पब्लिक स्कूल नारेंद्र नगर में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया। शिक्षकों ने श्री वर्मा का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें शॉल उड़ाकर विदाई पत्र दिया। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों का फोटोशूट, एल्बम सहित कई प्रकार के गिफ्ट्स भी भेंट किए गए। शानदार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर, और इस विदाई समारोह को और यादगार बना डाला गया है कार्यक्रम के माध्यम से। इस मौके पर जिला विज्ञान समन्वयक व कार्यक्रमों के संयोजक अलख नारायण दुबे, प्रधानाचार्य पंकज ड्यूटी समेत बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षक व शिक्षार्थी मौजूद नजर आए थे। ठीक है, कार्यकाल नरेंद्र नगर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में मेरा रहा, और अपने जीवन की समस्त राजकीय सेवाओं का लगभग 1/3 अपना कार्यकाल इस ब्लॉक में हमने बिताया। हमारी समस्त टीम जो यहाँ पर उपलब्ध है, हमारे पूरे कैरियर में हमारे साथ रहे यहाँ पर, और इनके सबके सहयोग से टीम भावना से कार्य करते हुए इस विकासखंड में विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी ये विकासखंड, विशेष रूप से हम विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इनकी वजह से नरेंद्र नगर चरम पर पहुंचा। 1 वर्ष, जैसा कि सर ने भी कहा, इंस्पायर में पूरे देश में सर्वाधिक किसी विकासखंड में बच्चे सेलेक्ट हुए तो नरेंद्र नगर के थे। इनके कर्म आचरण और इनकी जो निष्ठा थी सेवा के प्रति, हम सभी लोग मुख्य से प्रशंसा करते हैं, और इनके उज्जवल और निरामय सतायु दीर्घायु होने की हम कामना करते हैं। हमें ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर हमारे माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री ओम प्रकाश वर्मा जी का सेवानिवृत्त और उनको सम्मान देने का यहाँ पर हमें मौका मिला। तो पहले उसके लिए ही हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सर के बारे में जितना कहा जाए कमी है। 10 वर्ष का उनका यहाँ का कार्यकाल रहा, सबसे अधिक समय का कार्यकाल कह सकते हैं। और इस समय न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि जितने कार्यक्रम होते हैं उन तमाम कार्यक्रमों में इस ब्लॉक ने चरम सीमा पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया, और हम अग्रणी रहे। और जैसे वर्मा सर के कार्यकाल में हम लोग इंस्पायर अवार्ड में भी अब पूरे देश में नंबर 1 पे रहे। तो उनके और अब बात हरिद्वार की ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की घटना के बाद अब नैनीताल पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने पुलिस टीम के साथ नैनीताल रोड स्थित कई ज्वेलरी शोरूम में चेकिंग की है। इस दौरान टीम ने शोरूम में सुरक्षा के इंतजाम चेक किए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस को कई शोरूम में कमियां भी मिली है। कई जगह पर गार्ड एक्टिव मोड में नहीं मिले हैं। शोरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए गए थे, जिसको लेकर एसपी सिटी ने कहा है कि सभी बड़े शोरूम सीसीटीवी की डीवीआर को ऑनलाइन सर्वर में रखें
और इसके साथ ही उन्होंने पुलिस टीम को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। आज कुछ ज्वेलरी शॉप का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। इनको हमने बताया भी है कि आपके यहाँ ये कमियां, जैसे कि गार्ड जो है कई जगह अनार्म्ड है, या कई जगह उनके पास पुराने वेपन्स हैं, या वेपन की प्रॉपर सर्विस नहीं है। और सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, और कुछ जगह तो सीसीटीवी कैमरे वर्किंग कंडीशन में भी पाए गए। और दूसरा ये कि सीसीटीवी मेरे द्वारा ये बताया गया कि इसका जो DVR है, सिस्टम है, इसको आप ऑनलाइन सर्वर पे भी रखिए, और कुछ कैमरों को चिप बेस्ड भी रखिए। और कुछ कैमरे ऐसे भी होने चाहिए कि उनका रेजोल्यूशन हाई हो, कम से कम 5 मेगापिक्सल से ऊपर के कैमरे हों, ताकि हम उसे ढंग से आइडेंटिफाई कर सकें। इस तरफ में गश्त भी कितनी और गश्त पुलिस इसमें गश्त भी कर रही है, और पेट्रोलिंग जो हमारी चीता है या हमारी जो PCs होती हैं, उनको भी निर्देश दिया गया कि इस तरह के जो जितने भी शोरूम्स हैं या जो ऐसी रिस्क पे रहते हैं, उनके पास भी नियम खड़े रहेंगे और चेकिंग भी करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात टिहरी की करेंगे। टिहरी बांध की झील का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे ही आसपास के बसे गांव के लोगों की चिंताएं बढ़ जाती है। आपको बता दें कि टिहरी बांध की झील के कारण दरारें बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे ग्रामीणों की चिंता भी लाजमी है। इसी क्रम में ग्राम नौताड़ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी और निदेशक पुनर्वास मयूर दीक्षित से मुलाकात कर ग्राम को विस्थापन करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारी उपजाऊ खेती भी सब बर्बाद हो गई है, झील से मकानों पर दरारें पड़ रही है, जिस पर जिलाधिकारी और निदेशक पुनर्वास ने कहा है कि भू धसाव ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा, तब आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। चेक करने कि गांव में कितना नुकसान हो रहा है, जबकि हमारा गांव टिहरी झील के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और PC नवानी जी के 2003 के वर्गीकृत मैप में हेमलेट गांव नौताड़ को पूरा अनस्टेबल दिखा रखा है। जब JC की टीम आई थी, S बालागंज इसमें एक्सपर्ट कमेटी के एक हेड थे, S भापनी जी थे। हमारे गाँव के ऊपर 1030 मीटर पे 2 फीट लंबी चौड़ी चंद्राकार में एक दीवार फट गया था, पूरा पोर्शन जैसी झील का भर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को गुमराह करके कहा कि तुम्हारा अभी बॉटम लेवल पे कोई क्रैक नहीं है, इस वजह से हमने कहा ऊपर के पोर्शन पे क्यों दरार बढ़ी, आपके झील के कारण बढ़ी। आज वर्तमान समय में हमें इसलिए आना पड़ा, आज हमारे पूरे गांव के अंदर क्रैक्स आ गए हैं, आंगन में क्रैक्स आ गए, मकान की दीवारों पे क्रैक्स आ गए हैं, जिसकी फ़ोटो आज हमने DM साहब को भी दिखा दी। और जो रिपोर्ट है, इन्होंने अंडर मॉनिटरिंग हमारे गाँव को लिखा हुआ है, जबकि 2017 से कोई टीम हमारे गाँव में नहीं आई। और इसी बाबत हम आज DM साहब को मिलने आए कि हमारे गांव में इतनी लंबी लंबी दीवारें घरों में पड़ गई है, इसको क्यों संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। अगर अभी भी आप परिवार आज आए थे, जिन्होंने बताया कि झील के कारण काफ़ी समय से, पिछले कुछ सालों से जो घरों में दरारें हैं वो पड़ी हैं, और कुछ दरारें बड़ी भी हैं, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनका विस्थापन किया जाए या फिर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। तो इसी क्रम में पुरानी जो भी रिपोर्ट्स थी उसकी स्टडी की गई आज, और हमने जो IIT रुड़की को अभी हमने उनका हेल्प ले रहे हैं ऐसे समस्त गाँव को मॉनिटरिंग करने में, जैसा कि JC रिपोर्ट ने कहा है। तो उसके क्रम में हम इनका भी मॉनिटरिंग कराएंगे, और ये देखेंगे कि अगर झील की वजह से इनके घरों में या इनकी ज़मीनों में और सब्सिडेंस हो रहा है या कुछ दरारें पड़ रही हैं, तो उस क्रम में जो भी पॉलिसी यूनिफॉर्म सभी विलेजेस के लिए अपनाई जाएगी, उसको भी हम यहाँ पर लागू करेंगे। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।